सही है कि गलती है? तो इसी साल होना है बात करना सही है। 1911 में घोषणा हुई थी इसकी। कौन था जिसने घोषणा किया था? जॉर्ज पंचम था, क्या था, कुछ ऐसा था क्या? वेरी गुड। देखिए आप लोग में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने कभी ये वाला काम किया ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखो कि जैसे मान लो कि एक बार मैंने किताब पढ़ी, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा, तो जब भी मैंने 2 लाइन पढ़ा ना, तो उस 2 लाइन में मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि अगर मान लो कि आज की डेट में मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, और इससे मैंने ये लाइन बस इतना ही निकाल के रख लिया, ठीक है, ये, और अगर मैं इसको ही 2 महीने बाद फिर से एक बार पढ़ लूँ, तो फिर से तो याद आ जाएगा ना कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, इस चैप्टर में जो है वो ऐसा लिखा हुआ था कि 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुआ था। 3 महीने बाद फिर से 3 महीने बाद फिर से पढ़ लिया एक बार, तो साल में अगर मान लो 4 बार रिवाइज कर लिया, तो आपने अगर पहला दिन जो पढ़ा है ना, वो आपको आखिरी दिन भी याद रहेगा। तो ये काम जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं ना आप जिस किताब के लिए, वो सबके लिए ही किया था मैंने। कई में जैसे डायग्राम बना दिया है कि जैसे कि अगर मान लो इसी को 8 शिफ्ट करना है तो ऐसा बना दिया, ये भी तो काम आसानी कर दिया ना आपका। बताओ अगर आपने इंडिया का बस बना दिया और K to D कर दिया, ठीक है, 1911 कर दिया इसको, तो और भी आसान काम हो गया आपके लिए। तो ये जो कहानी है कि ऐसे आपको छोटे छोटे चीज डायग्राम बना लिए या 2-4 वर्ड्स में लिख दिया, तो आप क्या करते हो, देखो कि मान लो कोई चैप्टर 10 पन्ने का है, ठीक है, वो 10 पन्ने का चैप्टर को आपने एक A4 साइज पेपर लिया और उसमें 2 कॉलम बनाए, ठीक है, जस्ट फोल्ड करके, और यहाँ से शुरू किया आपने बहुत ही छोटा छोटा लिखना। जैसे चीटिंग पेपर कैसे बनाते हैं एग्जाम में, बहुत लोगों ने बनाया ही होगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे लिए आसान ये था ना कि जब मैं कॉलेज में था तो उसमें एग्जाम पास करने के लिए अब मैं हमेशा कोचिंग में पढ़ाते रहता था, तो टाइम मिलता था नहीं कि पढ़ाई करने के लिए। अब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना तो क्या पढ़ पाओगे, तो मुझे कैलकुलेटर दे दिया जाता था, जो होता है ना बड़ा वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उसके 3 तरफ होते हैं। तो मेरा मेन काम ये रहता है कि पेंसिल से जो है ना वो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले सब वो सब इतना लिख दूं कि वहां जाकर पूरा ऐसे करो तो दिखाई भी दे दे और उसमें पूरा लिख भी दूं, ठीक है। तो ऐसे में 3-4 कैलकुलेटर पूरा सिलेबस हम लोग का हो जाता था, ठीक है। तो बहुत गलत चीज है, मतलब होना नहीं चाहिए था, ऐसे करके पास किए हैं। लेकिन सोचो कि वो जो है ना यहाँ के लिए कैसे फायदेमंद हो गया कि वो मुझे एक हैबिट लगाना कि मतलब छोटे में लिखना है, तो अब तो कैसे भी हो गया ना कि यार कैसे छोटा किया जाए। तो जैसे 10 पन्ने का चैप्टर है, तो मेरा एक टारगेट रहता था ना कि A4 साइज अगर पन्ना है तो आगे में और पीछे में ये मिला के पूरा चैप्टर हो जाए, मेरा कंप्लीट हो जाए। और 2 लाइन पढ़ा और उसका ऐसा शॉर्ट बनाया, 1 लाइन पढ़ा तो उसको 3-4 वर्ड उठाया उसके बस, ठीक है। पर ऐसे करते थे जो है वो पूरे मतलब सिलेबस को कवर कर लिया मैंने, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या फायदा होगा, 2 मिनट सोचिए आप लोग, फिर एक करके तो बताइए, है ना। शुरू कर सकते हो बिल्कुल। तो लाइक बुक ओपन करके लिखते थे कि बंद करके? ओपन करके, बिल्कुल। आपने जब पढ़ा 2 लाइन तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे आई थी, तो नया नया था बिल्कुल वो। तो इकोनॉमिक सर्वे आया तो सर ने बोला कि इसको ना रात भर में तुम लोग करके सबमिट करो। तो सबमिट करो तो करना ही है ना, अब एक रीडिंग दोगे फिर बनाओगे तो 2 दिन पार हो जाएगा। तो लाइन बाय लाइन पढ़े, जो इंपॉर्टेंट है ऐसे बनाते गए। 2 पन्ने भी बनाए आपने, तो बाद में और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई तो वो 2 पन्ने भी 1 पन्ने के बाद में आपने कन्वर्ट कर दिया। ये तो हो ही सकता है। हम तो बहुत फायदा तो है, लेकिन क्या है इससे हमको याद भी हो जाएगा, टाइम का बचत भी होगा। आप रिवीजन, हाँ आती बड़ी बात तो टाइम की बचत हो और याद होने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। शॉर्ट नोट्स जल्दी याद होता, और लॉन्ग नोट्स जो रहता है वो टाइम लेता है। अब ये टाइम की बचत भी होगी और याद भी जल्दी होगी। जी चलो 20 किताब है, एक किताब पढ़ने में कितना दिन लगता है? मैक्सिमम
डिपेंड तो करेगा ही, लेकिन मान लो फिर भी अगर 200 पन्ने का कितना दिन लगेगा? मैंने रीडिंग की थी ना, तो रीडिंग का देखो मतलब ऐसा था कि मैंने अपना एक रफ्तार देखा था, क्या स्पीड से पढ़ता हूँ। 1 घंटे में 6 पन्ने ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाता था मैं, बिल्कुल वो लाइन से लगातार पढ़े जा रहा हूँ। उसमें फ़ायदा भी लेकिन नहीं होता था, क्योंकि एनालिटिकल स्किल नहीं हो पाती थी कि कुछ आप पढ़ो समझो ठहर के समझो। तो बता रहे कि शुरू में 3 बार पढ़ के ख़त्म कर दिया था, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहा। क्यों भाई? यही कारण था, पढ़ते गए कभी सोचा नहीं है ना ये, या कुछ वैसे याद नहीं रहा। जब पढ़ा तब तो लगा कि हाँ सब कुछ सही है, लेकिन बाद में सब भूल गए। ठीक है, तो 3 या 4 दिन तो मान के चलो लगेगा ही, है ना। अगर 20 किताबें तो कितना दिन लगेगा? 20 तिहाई 60 दिन, मतलब 2 महीने। ठीक है, और एग्जाम के लिए बचे हैं आपके पास 5 दिन। तो क्या उस 5 दिन में आप पूरा 20 किताब रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कि 20 किताबें और उसमें अगर 2000 पन्ने टोटल है ना, 100 पन्ने हर किसी मान लो, है ना, और आपने क्या किया 10 पन्ने को एक में बनाया है, तो ये कितने पन्ने बन जाएगा? 2000 पन्ना आपका 200 पन्ना। और वो 200 पन्ने कितने दिन रिवाइज करोगे? 3 दिन में खत्म कर लोगे। तो जो 20 किताब आप ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि खत्म कर पाओगे एग्जाम के पहले, वो आप 3 दिन 4 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर जाओगे, जब आपके पास इस तरह का शॉर्ट नोट्स होगा। इसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, जितना इफेक्टिवली आप कर पाओगे नहीं इस चीज को, कि जितना ज्यादा आप डीपली इसको पढ़ रहे हो और ध्यान दे रहे हो, है ना ये। क्योंकि होता क्या है कि देखो बहुत लोग ना ये चीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि इस चीज पे नहीं आ पाते हैं टाइमली, है ना ये, कि आप जो है मतलब इस तरह का शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि फायदा क्या है ना ये, तब तो बहुत टाइम निकल जाता है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि अरे यार किस किताब का बनाए या उस किताब का बनाए। आप जो पढ़ो हर चीज का बनाओ। इवन जो क्लास में जो नोट्स बनाते हो ना, जैसे आप पढ़ा रहे हैं सर आपको, है ना ये, आपने पढ़ा, आपने नोट्स बनाई, ठीक है, उसका भी तो सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी तो 400 पन्ने का हो जाएगा लास्ट में। तो लास्ट में अगर यार एग्जाम था लेकिन क्लास नोट्स रिवाइज नहीं किया, अगर करते तो हो जाता, उसमें भी 2 सवाल ये था, तो वो भी सिचुएशन क्यों आने देना है। तो हर चीज का ऐसे ही बनाओ शॉर्ट नोट्स के, मतलब 10 पन्ने टारगेट रखो, 1 पन्ने में खत्म करना है ना ये। कोई भी यहाँ टेस्ट सीरीज देखो, आप बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देखोगे अपने आप में। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या हो पाएगा ये चीज? ठीक है, अब जैसे होता है ना कि कौन सा किताब पढ़े कौन सा ना पढ़े। किताब सामने लाओ, पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना जाओ, इसके बाद डिसाइड करो कि इसको पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, जैसे ARC रिपोर्ट होती थी, ठीक है, कुछ शायद ARC को लोग याद है मुझे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेशन कुछ शायद रहता था, कुछ वैसा रहता था। वो आया कि वो पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने उसमें 5 कुछ लोग कहते थे कि एथिक्स में आंसर लिखने का काम आता है वो। ठीक है, अब मैं सोचा यार इतनी मोटी किताबें क्या पढ़ा जाए, तो जैसे मेजर मुझे लगा ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पे मतलब बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया चीज़ों को कि ब्रीफ क्या है, मैंने उसकी सिनॉप्सिस बना ली है कि 2-3 पन्ने में वो ARC भी बना लिया अपना। तो हुआ ये कि जब मेरा एग्जाम आया तो ARC के जो 2-3 पन्ने बनाए थे ना मैंने, उसमें मान लो 50-60 पन्ने का कंटेंट था उसमें, जो ARC वाली थी, वो एक रीडिंग मार लिया। NCERT थी, NCERT का तो मतलब ये है ना कि 6th क्लास का अगर किताब देखोगे, हो सकता है 2 या 3 चैप्टर आपके एक ही पन्ने में नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल जो चीटिंग पेपर बनाते हो ना उस तरह का राइटिंग में लिखते हो, एकदम छोटा करके, कि जितना ज़्यादा कंप्राइज कंसेंस बना पाओ। क्योंकि बात ये है यार, जितने ज़्यादा पन्ने आपके नज़र के सामने से गुजरने रहेंगे उतना टाइम तो लगना ही है ना। तो जितना कॉन्साइज बनाओ आप, जितना छोटा करके बनाओ अपना, उतने ही पन्ने नंबर कम रहेंगे, उतना ही कम टाइम आपको पन्ने पलटने में लगेंगे, और वो टाइम आप बचाओगे। एक बार किसी किताब का अगर सिनॉप्सिस बना लिया, उस किताब को दोबारा छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स देखा, उसी से काम हो गया। ठीक है, और इस चीज से ना बहुत आगे निकल जाओगे। मतलब ये चीज आप मान के चलो ना कि कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि लिखना बहुत ही मुश्किल चीज है ना ये। कोई लिखता नहीं, वो लोग कह रहे यार चलो आज पढ़ लेते हैं ना, कल से लिखेंगे ना। ठीक है, आज एक राउंड पढ़ लेते हैं, कल। ये सब चीज मैंने भी फेस किया हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि लिखना ऐसा तो कह रहे यार शॉर्ट नोट्स बनाना भी मूड नहीं कर रहा है, अभी कल से ही बनाते हैं, कोई अच्छा चैप्टर आएगा उससे शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सब कभी काम नहीं आता है। फिर जब बनाने पे आते हो तो फिर टारगेट होता है कि चलो आज अगर मान लो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, ठीक है, तो हिस्ट्री की क्लास तो कर ही रहे हैं, लेकिन घर पे गए तो सबसे पहले क्या किया, जो क्लासरूम में पढ़ाया गया उसका सिनॉप्सिस बना लिया। इसके बाद अगर मान लो कि मैंने ज्योग्राफी किताब की सिनॉप्सिस बनानी शुरू की थी, तो ज्योग्राफी किताब आज अगर लिया तो कोशिश करना है कि कल सुबह तक मैं खत्म कर दूँ, और जब तक खत्म ना हो तब तक सोएंगे नहीं।
तो ये सब मैंने किया है, ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो कि होता ये था ना कि मेरे जो फैकल्टी थे वहाँ पे वो एक किताब बोलते थे करने के लिए कि इसका सिनॉप्सिस बना के लेके आओ, ये 6th क्लास से शुरू करो। तो जैसे हिस्ट्री उठाई है ना, ये अगले दिन में बोलते सर ये कंप्लीट हो गया, अगला बताइए, तो वो अगला बोलते ठीक है इसका बना दो, ठीक है। और मेरा टारगेट ये रहता कि जैसे ही उन्होंने बोला है ना 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर खत्म करो और फिर से उनके पास चला जाओ। और होता ये था कि शाम में अगर मान लो 5 बजे शुरू किया मैंने पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मेरी कोचिंग मतलब 4 बजे तक रहती थी, तो घर जाकर जैसे वो आदमी जैसे मेरा कोचिंग का टाइम शायद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का था, मतलब 2 घंटे की रहती थी वो, तो 1 घंटा आने में जो कहिए तो मतलब 1:30 बजे निकलता था और घर में मतलब 5 बजे तक इंटर कर जाता था, ठीक है। उसके बाद जब घर में आया तो सबसे पहला काम आधे घंटे में वो सिनॉप्सिस बना के खत्म किया जो क्लास में पढ़ाया गया है, क्योंकि वो तो इमीडिएट है ना, एकदम फ्रेश दिमाग में बना के खत्म किया। 5:30 या 6 बजे से टारगेट रखा कि 8 बजे तक जो है वो 2 चैप्टर निपटा देता हूँ या 1 चैप्टर निपटाता हूँ। फिर 8 से 8:30 बजे खाना खा लूंगा और 8:30 से बैठ के सुबह 3 बजे तक जो है ना इसको मैं पूरा खत्म करने की कोशिश करता हूँ। और ये नहीं कि मतलब सोच के बस अरे यार सुबह 6 बजे तक पढ़ना है, हो पाएगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, इस पे जाना ही नहीं है। इस पे जाना करे यार ये खत्म कब होगा, है ना, ये जितना जल्दी होगा पढ़ के खत्म करते जाना है। और जैसे मान लो 4 चैप्टर 5 चैप्टर खत्म हो गया तो कोशिश ये करना कि जब तक नींद नहीं आ रही हो, मतलब आपका जो है ना आंख जवाब दे दे, दिमाग जवाब दे देना चाहिए आपका कि अब नहीं हो पाएगा, सो जाओ, ठीक है। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि मोटिवेशन जो होता है ना कि करने क्यों करना है, क्यों करना, तो आपको मैंने एग्जांपल बताया ना भाई कि आपकी पीढ़ी में कोई नहीं है जिसने मतलब बदलाव देखा है, बहुत लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनके लिए बदलना है इसलिए करना है। अब जब करना है तो किसी भी हाल में करना है ना। अब ऐसा थोड़ी आपके पास 10 साल है या 20 साल है, आपके पास तो 1 या 2 साल ही है। कितने साल है आपके पास बताओ? 6 साल। 6 साल मतलब किस हिसाब से 6 साल है? नहीं, अटेम्प्ट तो देखो 6 अटेम्प्ट देता ही है वो, लेकिन क्या आपके फैमिली वाले, क्या आप खुद 6 साल तक इंतजार कर पाओगे क्वालिफाई करने के लिए? 6 साल तक के इंतजार तो कोई भी नहीं करता। जो भी प्रिपरेशन करता है हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के मन में होता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाए, बिल्कुल। बट नहीं हुआ तो 1 2 3 4 5 6 तो एकदम निकालना ही है। आप सही बोल रहे हो, इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिए गए हैं, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात बता रहा हूँ ना। जैसे मेरे साथ सिचुएशन क्या था ना कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज में पढ़ाता भी था, क्योंकि ये था कि अब पिताजी सरकारी नौकरी करते थे बट उनकी तनख्वाह नहीं थी कि हर जगह मतलब पढ़ाई फंड कर दें। 2 भैया लोग इंजीनियरिंग कर रहा था, उनके कॉलेज का पैसा है ना ये, फिर मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो कहाँ वो हो पाता है कि सबका मतलब अच्छा लेवल का पढ़ाई हो पाए। तो मेरा ये कोशिश था कि जैसे मैं कॉलेज में गया हूँ कम से कम अपने पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल लूँ, ठीक है, जितने भी तरह का होता है। तो मैं 2nd सेमेस्टर से ही मतलब कोचिंग में लग गया था, ठीक है। तो जो भी मैंने पैसे इकट्ठे किए है ना 2-3 लाख, वो दिल्ली में जाकर ना 1 साल का ही खर्चा था केवल मेरे पास। तो बात ये थी अगर 1 साल में नहीं निकला ना तो कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे पढ़ाने के लिए, और एक बार जब कोचिंग सब ज्वाइन कर लिया ना तो टाइम नहीं मिलेगा मुझे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो ना यार कि आप अगर मान लीजिए 4-5 घंटे के लिए आपको कोई कुछ काम दे करने के लिए, तो क्या पढ़ाई में वापस आ पाओगे? वो एनर्जी खत्म हो जाती है ना। तो एक होता है ना कि फुली डेडिकेटेड कि मुझे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं चाहिए, है ना, ये बस 1 साल के लिए मुझे किसी कमरे में बंद कर दो, है ना, ये खाना पानी बस खाना मिलते रहे, पानी मिलते रहे, ठीक है, ये और बस मुझे पढ़ाई करने दो। ये सिचुएशन 1 या 2 साल ही मतलब आप झेल पाओगे और मिल भी पाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम नहीं है ना किसी के पास। तो अगर ये 2 साल ही आपके पास है तो इसमें नींद का जगह कहाँ है? 10 साल का कार्यक्रम तो नहीं है ना भाई। क्वालिफाई करो, इसको जितना सोना है यार, कौन बोल रहा है आपको, ठीक है। नींद तो तभी पूरा होगी। जैसे मेरा था कि मतलब 5 या 6 घंटे मैक्सिमम तक मेरा सोने में कैपेसिटी, कि अलार्म लगा दिया उतना मुझे उठना है तो उठना है। जैसे 1-2 दिन लगता है कि यार कैसे होगा, लेकिन अलार्म लगा दिए हैं, ठीक है। अलार्म बजा, अब क्या हुआ कह रहे 5-10 मिनट और सो लेते आधा घंटा, ये नहीं यार अगर मालूम नहीं करेंगे तो बाकी लोग क्वालिफाई कर रहा है, ये लक्षण से तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्वालिफाई कर लेंगे फिर देखा जाएगा, ठीक है। और ये है कि मतलब जितना किसी ने मेहनत नहीं किया ना उतना मैं करके दिखाऊंगा, मतलब ये चीज़ था। मतलब आप सोचे मतलब कभी कभी मेरे ये था ना कि 17 घंटे में लगातार पढ़ाई किया है, मतलब खाना बना वगैरह छोड़ दो तो, ठीक है। नहीं 17 घंटे तो कितना बचा फिर उसके बाद 7 घंटे, हाँ लगातार 17 घंटे मतलब पढ़ा है मैंने पूरे दिन में,
तो 17 घंटे फिर भी मतलब इफेक्टिवली कितना आएगा? उसमें हो सकता है कि 15 घंटे आए, कि 2 घंटे होता है ना, कुछ पढ़ रहे तभी दिमाग कुछ और आ गया। ये हाईएस्ट था, बट ऑन एन एवरेज मैं इंश्योर करता था कि 12 घंटे की पढ़ाई तो होगी मेरा। तो 12 घंटे या 14 घंटे की, तो 14 घंटे की कैसे पढ़ाई होती थी कि जैसे मैं बताया ना आपको कि 1:30 बजे निकला, कोचिंग से 4:30 बजे तक आ गया, ठीक है, तो 2 घंटे कोचिंग में तो पढ़ाई हुई ही। अब 5 बजे से जब से मैं अपने रूम में एंटर किया हूँ, खाने में मुझे 15 मिनट ही टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद लगातार पढ़ाई कर रही है, 5 बजे से लेकर सुबह हो सकता है 3 बजे तक पढ़ा है, 2 बजे तक पढ़ा, तो आपके कितने घंटे हो गए? वो कितने घंटे होंगे? 10 घंटे उधर हो गए। सवेरे 6 बजे उठ गया, ठीक है, या 8 बजे उठ गया, है ना ये। तो जब 5 घंटे नींद पूरी करके अगर 8 बजे उठा हूँ, तो 9 बजे तक अपना तैयार हो गया, नहाना धोना, ब्रश करना, जो भी चीजें, नाश्ता करना, है ना ये। फिर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक फिर पढ़ाई किया, तो वो 3 घंटे वहां ले लिया मैंने, ठीक है, तो 3 घंटे उधर हो गया। तो अपार्ट फ्रॉम कोचिंग में 12 घंटे तो पढ़ता ही था, 12 से 14 घंटे घर में भी जाकर। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मुझे चीजें याद नहीं होती हैं, ठीक है। और ये समझो ना कि आखिर इतना पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती थी, क्योंकि इसके अलावा काम भी क्या है आपके पास, बताओ। आपको जो मैं बता रहा हूँ कि 1-2 साल ही आपको देना है, वो 1-2 साल इस तरह से देना है कि आपको कोई और काम नहीं करना, बस यही करना ही है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ये लाइब्रेरी क्यों बनाया गया आप लोगों के लिए, बताओ, रीजन क्या है? कि आप लोग जो है मतलब चाहो तो लगातार यहीं बैठ के पढ़ो, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, है ना ये। लेकिन मतलब पढ़ाई में कोई वो नहीं आना चाहिए, मतलब किसी भी तरह कोई रुकावट ना हो। घर पे तो लगातार पढ़ते ही रहो। ये जो सिनॉप्सिस बनाने वाला कार्यक्रम है ना, ये जब मुझे एक बार समझ में आया कि बहुत ही इफेक्टिव है, मैंने टारगेट लगा कि 3 महीने में तो पूरा जितना सिलेबस है ना सबका खत्म करना है, ठीक है। तो जैसे जीसी लियोंग था या जैसे एनसीईआरटी था, तो एक एनसीईआरटी के लिए 2 दिन ऐसे करके टारगेट रहा, तो महीने भर में एनसीईआरटी सब निपटा दिए मैंने, जो भी 6 से लेकर 12 तक का था, जो इम्पोर्टेंट रहता है। एनसीईआरटी हो गया, तो इसके बाद फिर अगला हो गया कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो दीपन चल रहा था, उसका बनाना शुरू किया, ठीक है। फिर इसको लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए जो उठाया था मैंने, अब वो खुद में मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शॉर्टकट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ना ये, क्योंकि हर लाइन उसकी इंपॉर्टेंट रहती है। बट फिर मैंने उसे बनाया, और उसमें देखो क्या है कि क्या सिस्टम निकल के आया मेरे सामने, कि जैसे ये था ना कि उसको भी कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग पॉलिटी के लिए क्या देखते हो? इंडियन मतलब लक्ष्मीकांत देखे हो क्या आप लोग? पढ़ते ही होंगे उससे, है ना वो तो उसमें ये देखो कि उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखोगे ना तो 10 चैप्टर है उसमें, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखोगे तो उसमें भी 10 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हो गए? 20 चैप्टर हो गए। तो अब उसको भी शॉर्ट में कैसे निपटाया जाए, तो मैंने एक टेबल बनाया था इस तरह से, जिसमें कि मैंने ऐसे बांट दिया, डिवाइड कर दिया था। तो अब जैसे इसमें ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया यूपीएससी, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे विजिलेंस कमीशन हो गया, सीबीसी हो गया, ठीक है। ऐसे करके जो 10 चैप्टर है ना आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख दिया अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर हो गया इसका सैलरी, फिर हो गया वर्क, ऐसे करके फिर मैंने यहाँ नीचे टेबल बनाया। तो एक A4 साइज पेपर में ये जो मैंने 10 चैप्टर के लिए किया ना, तो आप देखोगे ना कि जो भी बॉडीज हैं उसमें कॉमन यही है कि हर किसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 5 साल के लिए वो रहते हैं, उनका ये काम है, उनकी सैलरी यहाँ से मिलती है, और इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप सोचोगे जो 10 चैप्टर थे आपके, वो एक पेपर में आ गया, और 20 चैप्टर 2 पेपर में आ गया आपके लिए। तो ये आसान है, किताब पढ़ना आसान है। और इसको तो आप जो है ना एग्जाम के जस्ट पहले देख लोगे ना, 1 घंटे भी देख लोगे तो बहुत है, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। अब वो 20 चैप्टर पढ़ने में आपको पूरा दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा वो, ठीक है। तो ये फायदा है शॉर्ट नोट्स बनाने का। क्या ये हो पाएगा आप लोगों से? और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा फिर, है ना? तो करना ही पड़ेगा। देखो क्या है ना कि ये यही तरीका ही है। अब जो बोल रहे हैं याद करने वाली कहानी की याद नहीं रहता है, वो याद इसलिए नहीं रहता कि हम केवल पढ़ के छोड़ देते हैं, है ना। आप एक ही चीज को अगर 10 बार पढ़ोगे ना, ये कि मेरा घर बनारस में है, मेरा घर बनारस में है ना, ये तो भले बनारस का नहीं हो फिर भी आपको याद रहेगा मेरा घर बनारस में है, होगा कि नहीं? ये तो ऐसा ही है कि ये इसी मतलब 5 बार करना है, 10 बार करना है एग्जाम के पहले,
अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे जब मैं मेंस भी लिखने गया था ना, तो क्या होता है जैसे आंसर राइटिंग भी लिखते हैं ना, वो इवन देखो आंसर राइटिंग मेरा जो है वो ओवरऑल इंडिया में हाईएस्ट नंबर था। जो 4 पेपर होते हैं ना जो जनरल स्टडीज के, उन 4 पेपर में इंडिया में हाईएस्ट था मेरा, ठीक है। तो उसकी पीछे रीजन क्या था, मतलब अब जल्दी रिवीजन कर लिया। ये तो है ही, लेकिन देखो एग्जाम के पहले क्या था ना कि एग्जाम के पहले मुझे भी ये चीज था कि यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। ये सिनॉप्सिस बनाने के बाद भी जो है ना यही कहानी रहती है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो आपको याद आना शुरू होता है कि यार इस पेपर पे मैंने ये चीज पढ़ा था, ये चीज मैंने लिखा था, ये कंटेंट है। तो फिर आप एक एक आंसर फ्रेम करना शुरू करते हो, ठीक है। इवन क्या होता है कि जब आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आता है कि टेबल बना देते हैं, कहीं पे डायग्राम बना के सॉर्ट कर देते हैं। तो आप जब आंसर में लिखते हो ना वहाँ पे कि मान लो कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको आंसर लिखना है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन इतना सारा चीज है ना कि आप सोचते हैं यार सब कुछ लिख दें। और होता है ये कि लोग जब सब कुछ लिखना चाहते हैं ना तो टाइम निकल जाता है। 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन ही कर पाते हो, तो 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है। और जब अटेम्प्ट नहीं हो तो नंबर मिलेंगे क्या, बताओ, नहीं मिलेंगे ना। तो उसका मतलब सॉल्यूशन क्या है उसका भी उस स्टेज का, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है कि देखो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो कई बार जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हो आप, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में पढ़ते हो ना कि जैसे कोई बॉडी हो गई, जैसे कोई स्कीम ही आया आपके पास है ना, ये तो जैसे कौन सी स्कीम, किसी के स्कीम का नाम लो यार, नल जल योजना हो गया, दूसरा कोई क्या, चलो ठीक है, जैसे है ना ये वृद्ध पेंशन योजना, ठीक है, ये एक स्कीम मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा, ठीक है, वृद्ध पेंशन योजना आपने लिखा है ना ये। अब इसमें मान लो कि पूरी आर्टिकल आई हुई है आपके पास, आपके करंट अफेयर से बुकलेट में, कि 2 पन्ने का पूरा आर्टिकल है कि इसको किसने लाया था, कब लाया, इसमें क्या चीजें हैं, है ना, कौन इम्पैक्ट होगा, कौन नहीं होगा, क्या फायदा होगा। उसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया गया, उसको ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बना दिया, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन, कि किसने लाया, कब लाया, ठीक है, टारगेट किसके लिए है ना ये, फिर इसमें क्या बोलते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, मतलब है ना ये, अप्रोच क्या है इसका, अप्रोच क्या है, तो 3-4 लाइन ये ला दिया आपने कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। फाइनली यहाँ पे वे फॉरवर्ड। तो ये देखो क्या होगा ना कि जैसे 2 पन्ने का जो चीज है ना, एग्जाम हॉल में आप जब बैठोगे ना तो वो 2 पन्ना कभी याद नहीं आएगा आपको कि उसमें इस लाइन में ये था, ये था, ये था। लेकिन जब शॉर्ट नोट्स बनाए होगे ना ऐसा डायग्राम वाला, तो ये आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने यार वृद्ध योजना पेंशन में 4 तरह के इस तरह के डंडे बनाए थे, और यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा था, यहाँ ये लिखा था, और कम से कम 1 या 2 चीज तो जरूर याद आएगी। मान लो 5 चीज यहाँ लिखा है, 5 चीज यहाँ लिखा है ना, तो 1-1 या 2-2 चीज तो याद रहेगा ही, ठीक है। और इवन ये देखो कि पूरा कहानी जब लिखना शुरू करोगे ना कि वृद्ध पेंशन योजना था, इस साल में इसने इंट्रोड्यूस किया, उसके बजाय आपने ये बना दिया, तो ये भी तो वही चीज कह रहा है ना आपका कि इंट्रोडक्शन 2011 इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएम मोदी, है ना, जैसा भी हो गया। टारगेट कौन है कि जो 60 इयर्स प्लस होंगे, है ना, ये जिनका एग्रीकल्चर इनकम है, ये है, ठीक है। अप्रोच क्या है इसमें, है ना, ये कि घर घर मतलब कैसे आधार लिंक होगा, क्या होगा, है ना, ये वे फॉरवर्ड क्या है कि अगर मान लो प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, 2-4 चीजें। तो सारा चीज आपने लिख दिया है। सामने वाला जो एग्जाम में पेपर चेक करेगा उसके लिए भी काम आसान रहेगा कि जो स्कीम है आपने इतनी इजीली तरीके से यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो और होगा भी कि जो चीज आप 1 पन्ने में कहना चाह रहे थे वो आपने आधे पन्ने में कह दिया, तो बाकी का जो पेज है वो बाकी चीज लिखने में लगा सकते हो ना। तो इस तरह से आप अपने आंसर को इतने ज्यादा कंटेंट से भर दोगे कि आपको नंबर मिलना ही है। जैसे ये था ना कि मतलब मैंने एक अप्रोच बनाया था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो एक इंट्रोडक्शन लिखना है पहले, कि कोई क्वेश्चन अगर है तो उस क्वेश्चन से क्या समझते हैं आप, वो इंट्रोडक्शन लिख दिया। फिर जब मैंने बॉडी बनाया तो बॉडी पार्ट में जो है मैंने ये सब शुरू किया कहानी कि ये स्कीम जो है इसमें क्या है, ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद अपना किया कि व्यू पॉइंट क्या है, मतलब इससे क्या प्रोग्रेस होने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वो एक पैराग्राफ लिखा और लास्ट में कंक्लूजन लिखा। तो जब एक पार्टिकुलर आंसर में आपने 5 तरह के पैराग्राफ लिखे हैं तो हर एक पैराग्राफ के लिए अगर आधा नंबर भी मिलेगा तो 2.5 नंबर तो इंश्योर्ड है ही ना।
ठीक है, तो मिनिमम तो 2.5 नंबर मिलेगा ही आपको, और अगर एक एक नंबर मिलता है तो 5 नंबर तो मिनिमम मिलता ही है। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरे वो पेपर में जो नंबर भी आए थे ना, जितने भी पेपर थे, एक में 115 आया था, 116, 117, 118, तो नंबर भी सब में लगभग सेम आया, क्योंकि सब में फॉर्मेट भी सेम ही था, और जिसने भी आंसर पढ़ा होगा उस सबको मतलब सही ही लगा होगा, इसलिए सबने बराबर ही नंबर दिए होंगे। ठीक है, तो ये क्या तरीका है आपका, इसमें तो दिमाग होने की जरूरत नहीं है कि आप कितना तेज हैं, ये सब हार्डवर्क का नतीजा है। हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क जो कहते हैं, और ये स्मार्ट वर्क क्या है, कुछ नया चीज नहीं है ना, आप जो पढ़ रहे हो बस उसी में थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो। अदरवाइज आज के डेट में क्या होता है कि लोग क्या होता है, जैसे ऑनलाइन है, यूट्यूब पे देख लिए, अब यूट्यूब पे देख के छोड़ दिए, मतलब है ना कि हाँ ठीक है काम करने लगा ये, मतलब जो भी चीज सुनो उसको भी लिखो ना, कचरा से जो लिख दो उसको बाद में मतलब फाड़ के फेंक देना भले, या एक बार पढ़ लेना बाद में कि हाँ ये कचरा ही चीज था, इसमें कुछ काम का नहीं था, तो रिवीजन होकर बाद जल्दी खत्म होगा आपका। बट जो भी चीज पढ़ो, जो भी चीज देखो, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स हो गया आपका। ठीक है, सिलेबस में आते हैं टाइम मैनेजमेंट का, तो ये बताया मैंने आपको कि देखो कि जितने ज्यादा आपके पास टाइम है ना, अपने आप को टाइम निकालो आप। ठीक है, अगर आप 12 घंटे अगर आप हर दिन देते हो अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, तो बहुत रेयर है कि आपको मतलब ये सब चीज जो चैलेंजेस बता रहे हो वो सब नहीं हो पाएगा। अभी ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ देते हो? 12 घंटे कौन पढ़ता है अभी? कोई दो लोग? ऐसा हो सकता है एक दिन पढ़ लिए 12 घंटे, फिर 2-3 घंटे। मतलब क्यों होगा ऐसा? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं बताओ? कुछ और काम चल रहा है यहाँ पे बताओ? अगर चल रहा है तो छोड़ दो ना 1-2 साल के लिए। मैं बता रहा हूँ देखो कि इवन जैसे मेरा मोबाइल था, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप था, सब मैंने हटा दिया था अपने मोबाइल से। जो गेम ये सब खेलता था ना वो सब डिलीट मार दिए। इवन गाना सुनना भी तो एक लग्जरी था कि गाना सुन लेते, नहीं भाई एक चैप्टर खत्म करेंगे तो भले 5 मिनट में वो गाना सुन लेंगे, थोड़ा ठीक लगेगा। लेकिन फिर होता है कि ऐसा कौन सा अचीवमेंट कर लिया मैंने, पूरा किताब खत्म करते हैं फिर भले सुनेंगे 1 घंटा या 10-15 मिनट। ठीक है, तो ये जो है ना छोटे छोटे मतलब जो आपको उतने टारगेट्स होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे सॉरी रिवार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिससे आपको गाना ही सुनना है या कुछ जाना है, कहीं बाहर जाना है, खेलने जाना है या कुछ घूमने जाना है, ठीक है, तो किससे बात करनी वो है ना ये। अब मतलब घर परिवार में थे ना वो सभी, मतलब मैं बता रहा हूँ क्या था कि जैसे कि मेरे भैया थे, अपने ही भैया है ना ये, तो उनका दिल्ली में ऑपरेशन हो रहा था, तो प्रीलिम्स दे दिया था, मेंस का टाइम था। तो पहला दिन जो था मतलब जब गए वहाँ पे तो हालत ऐसी थी, तो मतलब ऑपरेशन होना ही है। अब मैं भाई के पास गया तो बोले भाई तुम पढ़ाई करो अपना, है ना, उसने बोला मुझे। तो वो लोग महीने भर के लिए वहाँ पे थे, मुझे पता नहीं था कि महीने भर के लिए है वो लोग। मतलब जिस दिन पहला दिन के उस दिन तो था ही, 2-4 घंटे के लिए गया, बट फिर मैं वापस अपने पढ़ाई पे आ गया। और मैंने एक ही चीज सोचा है देखो कि अगर उसका तबीयत अगर ठीक होना है ना, ठीक है, ऑलरेडी उसका क्या हुआ था ना कि 2 ऑपरेशन हुए थे जो कि फेल हो गए थे, मतलब कुछ हार्निया का ऑपरेशन था, तो सरकारी हॉस्पिटल में करवाए, तो उन्होंने पता नहीं कैसे क्या कि अंदर और पस भर गया। अब वो ठीक तो हुआ नहीं, फिर एक और जगह करवाया है ना ये, तो वहाँ भी मतलब सोल्यूशन हुआ नहीं, तो फिर उसको दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ सही होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल तो था ही सिचुएशन। अब ऐसे में जैसे मैं गया वहाँ पे, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए मिला, तो भैया बोला अपना पढ़ाई करो, यहाँ मतलब कोई फायदा नहीं है तुमको रुक के यहाँ पे, पापा तो है यहाँ पे। और जब मैं भी गया वहाँ पे तो मैंने ये चीज़ सोचा कि देखो यार अगर मान लो कि उसको बचना है तो बचेगा ही, है ना, क्योंकि डॉक्टर को इलाज कर रहा है। और अगर नहीं बचना है तो उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है। अगर मैं हर दिन वहाँ रुकूंगा ना तभी वो मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो काम डॉक्टर का वो डॉक्टर ही करेगा ना, और उसको अगर बचना होगा तो बचेगा ही, है ना, ये तो बचने के बाद मिल लूंगा। ठीक है, मान लो इलाज सही नहीं हुआ तो अगर मैं क्वालिफाई कर लूंगा ना तो मैं बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा। और हुआ भी ऐसा कि जब फाइनली जब क्वालिफाई करवा लिया तो फाइनली मतलब वहाँ भी होने के बाद भी मतलब चीज़ सही नहीं हुई, फिर गया मैं करवाया तो फिर भी सही नहीं हुआ, तो देन फिर मुंबई में एक लीलावती हॉस्पिटल है वहाँ इलाज करवाया, देन परमानेंटली ठीक है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द सर्विसेज है ना वहाँ पे। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में था कि अगर मान लो कि जब भी कभी क्वालिफाई हुआ ना तब सही जगह करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेरा एग्जाम है। अगर उधर में 1 महीना दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब 1 महीने बाद पता चला कि पिताजी हॉस्पिटल में ही थे, तो जिस दिन बताया उस दिन उन्होंने कह रहा मतलब अंदर से गिल्ट तो बहुत होता है ना कि आपने जो मतलब नजर तक नहीं दिया उधर में। लेकिन दूसरा चीज देखा जाए कि आप किसी बिगर टारगेट के पीछे पड़े थे ना, आप सहानुभूति के लिए अगर डेली वहां पे देते थे तो क्या कर लेते बताओ। अब घर में है ना, ये अलग अलग लोग हैं, घरेलू हिंसा है, झगड़ा है, मतलब है ना, ये बंटवारा चल रहा है, 10 तरह की समस्याएं हैं।
ओपिनियन देके मैं क्या कर पाऊंगा वहाँ पे? ठीक है, दुख तो बहुत हो रहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो है, लेकिन उसका भी एक ही समाधान कि अगर मैं क्वालिफाई कर गया ना तो लोग इतना खुश रहेंगे ना, कभी नौबत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये दिमाग में जो थिंकिंग है ना, कि मेंटलिटी है ना, ये हमेशा देखो हर किसी के घर में ऐसी समस्याएं रहेंगी कि कहीं कुछ है, कहीं पिताजी के पास इनकम नहीं है ना, ये जॉब की बहुत टेंशन है, तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन सबका समाधान क्या है भाई? अभी के टाइम आप क्या कर सकते हो? जो आपका 1-2 साल जो क्रूशियल टाइम है, या तो आप उनके साथ लग जाओ तो यहाँ छोड़ दो, और यहाँ एक बार दे दिए और सक्सेस हो गए तो आप पूरे चीज को ही बदल डालोगे ना। तो क्या चीज प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी बस आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि आज अगर दिल भर है, ठीक है, तो आज एक मूवी देख लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, या आज एक किताब खत्म कर देता हूँ सिनॉप्सिस बना के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये मूवी 1 साल बाद भी देख सकता हूँ कि नहीं? जैसे जितने भी मूवी आए मतलब मैंने कोई नहीं देखा, जैसे मैच में था, क्या जरूरत है देखने का, क्वालिफाई कर लेंगे फिर देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए जिंदगी में? ठीक है, जब इस चीज पे आ जाओगे ना तो आप देखोगे कि हर दिन आपके पास 15-16 घंटे अवेलेबल रहेंगे। जहां तक नींद की बात है, क्या जरूरत है 8 घंटे सोने की? 6 घंटे सो के भी तो काम चल सकता है। ट्राई करके तो देखो पहले, मतलब ऐसे साइंटिफिकली स्टडी है कि 6 घंटे की नींद जो है ना सफिशिएंट होती है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये भी नहीं बोल रहा कि 3 घंटे सो के काम चलाऊं। 6 घंटे मतलब दिमाग सही काम करता है, ऐसा साइंटिफिक स्टडी है, इसलिए बोल रहा हूँ। 6 घंटे आपने सोया, 2 घंटे नहाना धोना खाना पीना जो भी दिन भर का वो रख लो। कोचिंग आपका 2 घंटे या 2.5 घंटे चल रहा है, वो हटा दो, ठीक है। ये 8.5 घंटा होगा, जाने का 1 घंटा और, तो 9.5 घंटा। तो 24 में से अगर 9 घंटा भी गायब हो तो कितना बचा आपके पास? 15 घंटा बचेगा ना। अगर 15 घंटे लगातार बैठे रहोगे ना, हो सकता है दिमाग इधर उधर जाए तो 1 घंटा उसका हटा दो, 12 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई होगी ही। और जब इतना करोगे ना यार तो मतलब बहुत आगे निकल जाओगे, और मुझे उम्मीद है कर ले जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि जितना बिहार में मेहनत करते हैं ना उतना कहीं के नहीं करते हैं। जैसे जो लोग दिल्ली ये सब के लोग हैं ना, ये उन लोग अपना उस तरह का उन्होंने देखा नहीं है ना चीजों को, माहौल किस तरह से चीजें होती हैं, कि गरीबी क्या है, क्या बदलना है। वो मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता है। जैसे मैं मतलब वहां पे था ना, जब मैं दिल्ली में घूमता भी था तो मैं देखता था कितने बढ़िया बढ़िया घर लोगों को, तो मुझे को लगता है यार मेरा घर ऐसा होगा, है ना। ये कितने मतलब कितने अमीर लोग इतने बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, मतलब कार में घूमना एक लग्जरी था। मैं जो लोगों को देखता था कि मतलब मेरे जैसा यंग लड़का कार में घूम रहा है, तो मुझे यार मतलब क्या गरीबी मतलब मर जाएंगे या कोई सही होगा जिंदगी में। लेकिन अगर सही भी होगा तो कैसे होगा? उसके लिए मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। और जिस जगह पे आप हो ना वो बेस्ट प्लेस है वो चीजें बदलने का। आप अगर यहाँ पे 1-2 साल जो है वो आप नहीं मतलब सही से किए, मैं ये नहीं बोल रहा क्वालिफाई करो या ना करो, उसके ऊपर जाना ही नहीं है। मैं जो मेहनत बोल रहा हूँ प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ये प्रोसेस को एक साल करके देखो कि हर दिन 12-13 घंटे की कंटिन्यूस सीटिंग है आपकी, है ना। आप 1 साल के लिए टाइम मैनेजमेंट कर लिए, ठीक है। ये जो सिनॉप्सिस बनाने की बात है कि जो भी किताब नजर में है सबका सिनॉप्सिस बना लिए और हर 3 महीने में को रिवाइज करते गए, ठीक है। इसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर मतलब आप मेरे से मिलिए, मतलब है ना, ये जो बोलोगे वो किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन पहले वो कहिए तब होगा, है ना। ये चांस ही नहीं है यार, मतलब इम्पॉसिबल है कि मतलब फेल हो गए, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ना, आपको ये वाला जो प्रोसेस है और एनालिटिकल थिंकिंग वाली जो है आपको कभी मतलब पीछे छोड़ेगी ही नहीं, है ना। ये मतलब हमेशा इस तरह के इंसान बन जाओगे ना कि आप कहीं भी अगर खड़ा भी हो ना, तो अगर 5 लोग पूछने भी आ रहे हैं ना, आप उनको सही सलाह दे पाओगे, ठीक है। कहीं भी मतलब रहो, है ना ये। और आपकी सलाह की हमेशा वैल्यू रहेगी, लोग तो वैल्यूबल तरीके से देखेंगे। इसलिए पता है क्या है कि जो भी लोग तैयारी करने जाते हैं ना, IAS की तैयारी करने जाते हैं, उनके गाँव में ही नाम होता है, उनके परिवार में होता है कि मेरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। आखिर क्यों बोलते हैं इस चीज़ को? मतलब मजाक के लिए थोड़ी बोलते हैं कि ट्यूशन पढ़ने गया है वो। ये पूरा एक प्रोसेस है ना। आप अगर प्रोसेस को फॉलो करोगे तो फिर थोड़ी होगे। एक आपको ऐसा इंसान बनाएगा जिसका मतलब वैल्यू हमेशा रहेगी। वो किसी और करना सही, कम से कम अपने घर को और अपने परिवार को और अपने समाज को बढ़िया से सुधार ले जाओगे किसी भी एंगल से। इतने आइडियाज आ जाएंगे ना कि आप मतलब बैठे हुए मतलब 10 तरह की चीजें शुरू कर दोगे और लोगों को फायदा हो जाएगा उससे। बट उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। सवाल जवाब पे आता है, मतलब मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा टॉर्चर कर दिया होगा। अलग अलग भी है, मतलब जो मार्केट में उसके अलावा पहले तो NCERT सब जो है वो खत्म करो, ठीक है। फिर जैसे हिस्ट्री के लिए बताया ना, जैसे मैंने उसमें स्पेक्ट्रम पढ़ा था, फिर एक ये था
बिपिन चंद्र हो गया, वो दोनों पढ़ा था। स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ा था मैंने बिपिन चंद्र का मोटा किताब था ना, वो पढ़ा था मैंने, और एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के लिए जीसी ले आऊँगा, और मेरा तो ऑप्शनल ही था, बट बेसिकली एनसीईआरटी और जीसी ले आऊँगा ना, उससे ही मुझे लगता है कि बहुत कंटेंट मिल गया था, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स के लिए तो कोई पार्टिकुलर किताब लिखी नहीं थी, बट उस समय मैं यूट्यूब पे देखता था ना, ये तो एक मुरनाल जो था उनका वीडियो लेक्चर था, तो उसको मैंने फॉलो किया था। बट इकोनॉमिक्स के लिए जो बेस्ट चीज़ है ना, वो ये है कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे सब आता है ना आपका जिस टाइम पे, और जो करंट अफेयर्स रहते हैं उससे ही क्वेश्चन आता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई पार्टिकुलर किताब नहीं है वैसी जो मैंने फॉलो की हो, ठीक है। एक रमेश सिंह करके था, बट वो मतलब मैंने आधा पढ़ा था फिर छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही मोटी किताब थी और उतना इफेक्टिव नहीं था वो, है ना। और बाकी जो कुछ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब तरह तरह की चीज़ें थी, क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता था उसको ही मतलब फॉलो करके बहुत कुछ समझ में आ गया था, ठीक है। यहाँ जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है ना, उसका सिनॉप्सिस पक्का बनाओ, इससे ना आपको एक बेस मिलता है। फिर आप एनसीईआरटी से मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड। और कुछ कुछ किताबें जो है ना, वो मटेरियल भी आपको मिलेगा ना यहाँ पे। इवन देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ स्टडी मटेरियल अभी रेडी हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि आपको कोई और किताबें से भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको अगर कर लोगे ना वो तो सही रहेगा। आप लोग खुद ही इस पर मतलब मेहनत कर रहे हैं कि जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या तो फिर जो किताबें हैं उन सभी कंटेंट को कंबाइन करके यहाँ पे डाला जाए, कि 10 तरह की चीज़ों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। अगला सवाल, तो जो मंथली मैगजीन है ना, आपको मंथली मैगजीन यहाँ अवेलेबल होना शुरू हुआ है अभी, तो जो मंथली मैगजीन है ना, उससे ही मतलब मेनली पढ़ाई होती थी मेरी, ठीक है। कि उसमें जो आया मतलब उसको देख लिया, ठीक है। और बाकी जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो ना, तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो बहुत सारे करंट अफेयर आपको दिखेंगे, है ना, ये तो उससे आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा वो। बट वही है कि अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तभी आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए, और जो टेस्ट सीरीज है सॉल्व करते हो तभी आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसका। तो सिनॉप्सिस हर एक कुछ कंटेंट हम नहीं डाल पाए अपने सिनॉप्सिस में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बोल के मतलब जो है तो नहीं देखने वाला कहानी हो गया, ठीक है। आपको अगर इम्पोर्टेंट लगे तो डालो ना उसको, केवल रद्दी चीज जो है बिल्कुल मतलब इज़ेमार ये सब वो सब हटा दे रहे हो। सिनॉप्सिस का मतलब ही यही है, देखो कि आप जब पहली बार किताब खोले हो ना, तो जरूरी नहीं आपको हर चीज समझ में आएगा, ठीक है, बहुत कुछ नहीं भी आएगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है जो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है। देखो क्या होता है, आप इंग्लिश या हिंदी जो भी पढ़ते हो, इतना तो है ना भाई कि एक लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, तो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल लोगे, उसकी रिलेवेंस कहाँ है वो बाद में समझ में आएगी जब क्वेश्चंस देखोगे तो सिनॉप्सिस तो हर एक चीज का बनाना है ना, ये जरूरत नहीं पड़ती थी। आपकी सिनॉप्सिस ऐसी रहेगी ना कि उससे काम चल जाएगा आपका, ना। तो देखो जनरली मैं जो सिनॉप्सिस बनाता था उसमें कोशिश ये करता था कि बस एक साइड ही लिखा हूँ और पीछे का साइड खाली रखता था, क्योंकि होता है ना कि जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ा आपने, तो आपने 1857 वाला रिवॉल्ट वाला पूरा पढ़ा, तो वो एक पन्ने में डाल दिया। अब आपने कोई और किताब पढ़ी, वहाँ भी कुछ और फैक्ट्स मिले, तो उसके लिए नया पन्ना बनाओगे वो कहीं और रहेगा। तो बेटर वही कि जैसे पीछे का पन्ना खाली है ना, तो उस नए जगह से वहाँ पे डाल दिए चीज़ों को, या कुछ भी नया फैक्ट्स अगर आपको करंट अफेयर से समझ में आ रहा है, जैसे कई बार होता है ना कि आपने हिस्ट्री पढ़ा, 1857 का रिवॉल्ट ही पढ़ा, ठीक है, और करंट अफेयर्स में कुछ न्यूज़ आया है कि उस समय जो आया था स्कीम या उस समय जो कानून बने थे उसको रिपेल किया जा रहा है, तो उस चीज़ को भी आप वहाँ सिनॉप्सिस में पीछे तरफ डाल सकते हो कि इस समय जो कानून आया था हैज बीन रिपेल्ड बाय दिस नोटिफिकेशन दिस साल, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो सिनॉप्सिस होगा ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि हर तरह से जहाँ जहाँ से पढ़ा सब जगह कंटेंट आ गया आपका, है ना। तो एक तरफ लिखो, एक तरफ खाली छोड़ दो। तो नेक्स्ट सब जानते हैं कि करेंट अफेयर्स और जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है हमारे इंटरव्यू तक? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला काम है सिनॉप्सिस बनाना है, ठीक है। अगर ये सिनॉप्सिस बन गया ना आपका, देन इसके बाद जो है पिछले प्रीवियस 10-20 ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं ना उसको देख लो आप, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका जो आपका मटेरियल है वो उसको पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा तो और क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, गाइडेंस लो, है ना। ये कोई भी किताब पढ़ो एक बार सर लोग से जरूर गाइडेंस लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपने लिमिटेड नॉलेज में है ना, आपके जो फैकल्टीज यहाँ पे हैं, है ना, ये इवन ग्रुप पे भी जैसे आप देखते हो मतलब डालते हो, ठीक है, तो हम लोग तो कम से कम आपसे ज़्यादा ही पढ़े हुए हैं ना भाई, ज़्यादा किताबें, तो रिलेवेंस बता सकते हैं कि इसको इस पर अगर जाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा कम होगा, ठीक है।
लेकिन ये है कि मैक्सिमम चीज़ आपके सिनॉप्सिस से चीज़ें निकल जाएंगी, कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर जब सिनॉप्सिस आपको बन गया है तो प्रीवियस 10 ईयर का आपके मेंस का भी पेपर देखोगे ना कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस लो और उसका आंसर लिखो, और आंसर लिख कर यहाँ अपने फैकल्टीज को चेक करवाओ कि सर ये मतलब जो है 12 मार्क्स के लिए सही है, 250 वर्ड में आंसर लिखना था, मतलब सही लग रहा है, कितने मार्क्स मिलेंगे इसमें। अगर आपको बोलते हैं कि इसमें तो 0 मिलेगा तो अपना इंप्रूव करोगे, क्या लाया ताकि 12 में से कम 6 नंबर मिले, है ना। ये अपना 1-2 बार और चेंज करो। मतलब हुआ ये था कि सिनॉप्सिस बनाने के बाद मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी प्रीवियस ईयर की, 5-6 क्वेश्चन का आंसर लिखा मैंने, ठीक है। ये मतलब 5-6 नहीं, मतलब 12-15 क्वेश्चन का, और मैं अपने हिस्ट्री के फैकल्टी के पास लेके गया। उनका जवाब पता क्या था कि तुम्हारे इसमें कितना लोग पेपर चेक करूंगा, मतलब नहीं किया उन्होंने चेक, ठीक है। तो अब जैसे है ना कि मैं बहुत दुखी हो गया कि अरे यार मतलब टीचर लोग मेरा सपोर्ट कर नहीं रहे हैं ना, ये तो मेरा क्या मतलब होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिखूंगा, है ना। ये तो एक जो मेरे वहाँ पे कलीग थे जो तैयारी कर रहे थे और भी, तो उनसे मैंने पूछा कि अरे सर यहाँ तो कोई टीचर लोग भाव ही नहीं दे रहा है ना, ये तो मतलब कैसे क्या इंप्रूवमेंट होगा। तो उन्होंने बोला ना कि मतलब तुम अभी जो लिखे हो ना इसको रखे रहो, 1 महीना बाद तुम फिर से अपना सिनॉप्सिस रिवाइज करो और फिर से एक बार आंसर लिखना। तुम अपने ही आंसर देखोगे ना कि बहुत कुछ तुमने जो लिखा है ना उसमें चेंजेस की जरूरत है और भी बेटर हो सकता है। तो ये सेल्फ एनालिसिस होती है आपकी, है ना। ये कि जरूरी नहीं कि यहाँ जब फैकल्टी बोलेगा तभी आंसर लिखना है, आप खुद भी लिखते रहो अपना ना। जब आपको लगता है कि एक चैप्टर का मैंने सिनॉप्सिस खत्म कर दिया, या मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री की सिनॉप्सिस पूरी खत्म कर दी मैंने, एक बार रिवीजन भी कर दिया, फिर आप क्या करो, कोई क्वेश्चन लो और उसका आंसर लिखो। आंसर भी लिखना है तो आप किताब सिनॉप्सिस खोल के ही लिखो, लेकिन आंसर आपको परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एक आपको आइडिया आएगा ना क्या आंसर रह सकता है मेरा वो, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा रहता है और इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मेंस में क्या पूछते हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं, है ना। देखिए ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम में ही पूरा साल है इसमें, ठीक है। तो 1 साल में तो एग्जाम हो गया, और 1 साल की आपकी पूरी प्रिपरेशन, मैं मानता हूँ कि 2 से 2.5 साल तो लगता ही है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तभी मैंने फाइनल ईयर पढ़ना शुरू कर दिया था। ये जो सिनॉप्सिस मेकिंग का प्रोसेस है ना, ये आपको 6-7 महीने लगा देगा। फिर इसका रिवीजन जो है आपको 6-7 महीने लगेंगे अच्छे से, मतलब है ना, ये करने के लिए। बट ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में बता रहे मैंने आपको कि फुली फ्लेज्ड करोगे तो 1 साल तो आपकी तैयारी होगी और 1 साल आपका एग्जाम वाला प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैंने सिनॉप्सिस सारे के सारे बना लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के पहले तक 2 महीना पहले तक मेरे सब कुछ तैयार थे। प्रीलिम्स हुआ, इसके वजह मेंस का टाइम आया तो मैंने सोचा था ये चीज़ कि अगर इस बार मेंस नहीं हुआ ना तो इसको मैं और अच्छे से आंसर करूँगा, लेकिन फिर आया कि यार अभी क्यों ना अच्छे से किया जाए। तो सोचा नहीं था कि मेंस कैसा होता है, बट फिर लिखना उस समय शुरू किया, आंसर फ्रेम करना उस समय शुरू किया, ठीक है। तो 3-4 महीने जो टाइम था उसमें मेरे आंसर परफेक्ट हो गए कैसे फ्रेम करना है, और रिवीजन कर करके आपके पास कंटेंट तो आ ही जाता है कि आप कैसा आंसर लिखोगे। देखो क्या ना कि मेरी रैंक भी तो कितनी थी, 137 थी, फर्स्ट रैंक तो नहीं था ना मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्या ना भाई, परफेक्शन के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, जितना परफेक्ट चाहिए आपको। वो हर किसी का मतलब लेवल और लिमिट रहता है ना वो, कि कितना परफेक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा ये चीज़ों में, बट ये मान के चलो कि अगर आप साल भर में अपना सिनॉप्सिस खत्म कर दिए, रिवीजन खत्म कर दिया ना ये, तो बहुत चांस है कि आप मतलब जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में रहोगे, ठीक है। और आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया और उस पैटर्न मुझे कि आपके मार्क्स मतलब अच्छे आ सकते हैं आंसर में। तो फिर वैसे ही जैसे मैं तो इंटरव्यू में क्या होता है क्या नहीं होता, वो 4 महीने बहुत सफिशिएंट टाइम होते हैं कि फिर आप अपने सिलेबस से उसको रिवाइज किए और कर लिए। मतलब 3 साल 4 साल का जो टाइम फ्रेम है ना, वो आपका नेचर ऑफ सिनॉप्सिस और स्टडी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कितना बढ़िया बनाएंगे जिससे आपका काम चल जाए, ठीक है, उस तरह से। नेक्स्ट मेरा 2 सवाल है। पहला ये कि कुछ हेल्थ इशू आ जाते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, तो सब चीज़ डाइल्यूट होता हुआ नजर आता है कि हाँ सारा चीज़ डाइल्यूट हो गया, फिर कैसे करें, रीस्टार्ट कैसे करें, और दूसरा कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करें।